उत्तराखंड लेक्चरर की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये है लेक्चर 1। वेक्टर टॉपिक का नाम है वेक्टर्स। टॉपिक का नाम है वेक्टर्स। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास यही हो जाता है कि वेक्टर दो क्वांटिटीज़ हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। अभी वेक्टर क्वांटिटी होती कौन सी है ये हमें नोट करना है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ हैं जिसके साथ डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो अब हमारे पास कुछ काइंड्स ऑफ वेक्टर होते हैं कि किस किस तरह के वेक्टर हमारे पास हो सकते हैं। जैसे एक वेक्टर का नाम है ज़ीरो वेक्टर, जनरली इसे कहते हैं। अच्छा, ज़ीरो वेक्टर चलिए लिख देते हैं, तब नोटेशन और इस पर बात करेंगे। ज़ीरो वेक्टर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा कि नोटेशन क्या होती है वेक्टर की। सपोज हमें ए को वेक्टर से डिनोट करना हो तो ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। बुक्स में इसे क्या कहते हैं, बोल्ड किया जाता है। तो इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने का काम है। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर वो वेक्टर हैं जिसका इनिशियल और लास्ट पॉइंट यानी टर्मिनल पॉइंट एक ही हो जाता है, उसे हम जीरो वेक्टर कहते हैं। तो जीरो वेक्टर कौन सा हो गया? जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट एक ही हो उसे जीरो वेक्टर कहते हैं। नोटेशन ऐसा है, डार्क करके जीरो लिखा होगा, इट मीन्स इट इज जीरो वेक्टर। या इसके नोटेशन है इनिशियल पॉइंट ये है और टर्मिनल भी ही है, तो ये ए जीरो वेक्टर को नोट करने का। और रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं जैसे ओ, ये जीरो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर्स एंड सेकेंड होता है अनलाइक। अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर एंड लाइक वेक्टर, दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर दो वेक्टर की सेम डायरेक्शन है, दो वेक्टर में सेम डायरेक्शन हो तो लाइक वेक्टर। अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट हो, डिफरेंट डायरेक्शन, तो कॉल्ड अनलाइक वेक्टर। सेम डायरेक्शन यानी लाइक वेक्टर और डिफरेंट डायरेक्शन यानी अनलाइक वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर हैं जिनका, देखिए वेक्टर क्वांटिटी तो है, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है। तो यूनिट वेक्टर का क्या हमारे पास जो रोल है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर हैं जिनमें क्या है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यानी मॉडुलस मैग्नीट्यूड को हम ऐसे दिखाते हैं, मॉडुलस इज 1। और यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए ए कैप से हम दिखाएंगे। तो ए कैप इज इक्वल टू, अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें निकालना हो, तो जिनका मैग्नीट्यूड 1 है वो वेक्टर हमें निकालने हो, कोई सा भी वेक्टर हमें दे रखा हो तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस पे, उसको उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिएगा तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जैसे आपके पास कोई भी एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे, ये वेक्टर ए है। अब देखिए मुझे इसका मॉडुलस कितना है, मॉडुलस ऑफ ए इज, ऐसे करके निकालते हैं, आई का कोफिशिएंट 1 और जे का 1, उन दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करा तो हमारे पास √2 है। इसका मॉडुलस √2 है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अगर इसका मॉडुलस 1 होता तो इट इज़ यूनिट वेक्टर। अब मुझे इसे यूनिट वेक्टर बनाना है, तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए ए कैप निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो वेक्टर ए कितना है, हमारे पास दे रखा है आई प्लस जे अपॉन इसका मॉडुलस √2। तो हमारे पास जो वेक्टर बना ये इस तरह का बन गया ये। तो ए इज यूनिट वेक्टर। चेक करते हैं, इसका मॉडुलस हम निकालते हैं, तो क्या मॉडुलस निकला जो अब बन के आया हमारे पास, सपोज इट इज बी, तो हम इसे बी लिख देते हैं। इसका मॉडुलस निकाल के देखते हैं तो क्या होगा,
1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर सॉल्व कीजिए तो ये फाइनली 1 आ गया। इट मीन्स इट इज़ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब मॉडुलस मस्ट बी 1। और नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम ये तो था यूनिट वेक्टर के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर। कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर क्या है? कॉलिनियर वेक्टर क्या है? A vector having same line of action. A vector having same line of action. Same line of action. और ये भी कह सकता हूं और लाइन्स ऑफ एक्शन लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू वन अदर one another are called parallel vector और collinear vector। collinear vector इस पर डिस्कशन करेंगे थोड़ा, अभी देखेंगे इस पे कि क्या क्या हमारे पास इस पर भी हमारा डिस्कशन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल वेक्टर, अभी करेंगे थोड़ी देर में इक्वल वेक्टर इसी लेक्चर में। पहले मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। इक्वल वेक्टर क्या होंगे? अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है तो हम उसे कहेंगे इक्वल वेक्टर है, यानी सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन हो एंड सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड तो हम कहेंगे कि इक्वल वेक्टर है। अब सेम अपोजिट वेक्टर भी यहां पर हो सकता है। अपोजिट वेक्टर क्या होगा? देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, ये दो वेक्टर के बारे में हमारे पास था। अपोजिट वेक्टर यही हो गया, निगेटिव वेक्टर जैसे हम कहेंगे, अपोजिट वेक्टर कहेंगे, ये इस तरह से हो गया। अब है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स हैं द वेक्टर्स which are parallel to same plane, which are parallel to same plane or which lies in the same plane or which lies in the same plane।
सेम प्लेन, उन्हें कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, अब वेक्टर का एडिशन हमें करना है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट वाइज एडिशन यहां पर होता है, दो वेक्टर का एडिशन। वैसे तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, अगर दो वेक्टर को एडिशन करना हो, वेक्टर ए हमें दे रखा है AI A1 प्लस B1J, वेक्टर B हमें दे रखा है A2I प्लस B2J। ये जो I और J है ये यूनिट मॉडुलस रखते हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसीलिए इनमें मैं कैप का, तो A प्लस B हम ऐड करना है, तो ये हो जाएगा कंपोनेंट ऐड होंगे A1 प्लस A2I प्लस B1 प्लस B2J, कंपोनेंट ऐड होंगे। जो A प्लस B की वैल्यू होती है यहाँ पे, मतलब ये कम्यूट करते हैं। कम्यूट का क्या मतलब है यहाँ पे, A प्लस B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A, ये है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पे, उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं, तीन वेक्टर चाहिए उसके लिए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होता है वेक्टर एडिशन में। किस तरह से वेक्टर एडिशन होता है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, ये वेक्टर का एडिशन था। अब देखिएगा कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो वेक्टर एडिशन था ये। अब मैं एक आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशंस वेक्टर्स का लिख रहा हूं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन देखिएगा, सपोज हमारे पास वेक्टर है x1, मैं डैश ही लगाता हूं, x2, x3, xn वेक्टर्स हैं। तो ये जो वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो इनके रिस्पेक्ट में हमें इस लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के लिए इतने ही स्केलर की भी हमें ज़रूरत है। तो इतने ही स्केलर की ज़रूरत है, तो हमारे पास जो स्केलर है, सपोज हम लिखेंगे लेट दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, देन देयर एग्जिस्ट स्केलर क्वांटिटीज सच दैट स्केलर क्वांटिटी देयर एग्जिस्ट ये A1, A2 एंड AN स्केलर क्वांटिटी हो। देन ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो हम इसे लिखेंगे A1x 1 बार प्लस A2x 2 बार प्लस A3x 3 बार प्लस ये लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ इनका, प्लस ANxn बार इज इक्वल टू 0। इसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं यहाँ पे वेक्टर में, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अब देखिए यहाँ पर अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया तो एक वर्ड होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हो गया, एक वर्ड होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट देखिएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या अंतर है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का सीधा सीधा मतलब है कि वेक्टर इंडिपेंडेंट है, और हाँ वेक्टर इंडिपेंडेंट है यानी कोई भी वेक्टर किसी भी प्रोसेस में, अगर सपोज हम इंडिपेंडेंट है तो कोई भी प्रोसेस, कोई भी टेक्निक चल जाए, हम क्या होंगे, हम कभी भी जीरो नहीं हो सकते। इट मीन्स अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं है तो कुछ करके हम ज़ीरो हो सकते हैं। तो क्या होगा कि इसका मतलब जब भी वेक्टर के लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात आती है तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं और इसमें लिखते हैं ऑल A1, A2 एंड AN, ये सब जीरो हो जाएंगे। तो देखिए हमने
वेक्टर्स और स्केलर की मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में 0 लिखा है। अगर सारे स्केलर 0 हैं इट मीन्स वेक्टर्स आर नॉट 0, तो वेक्टर 0 नहीं होंगे। तो ये कंडीशन तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की होगी। और डिपेंडेंट में क्या होगा कि ऐसी कंडीशन हो, इसका मतलब है सम स्केलर क्वांटिटी, सम AIs इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए दो चीज की मल्टीप्लाई वो 0 हो रही है, अगर एक चीज 0 नहीं है तो दूसरी को 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, AIs, सम AIs इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स सम वेक्टर्स आर 0। तो कुछ वेक्टर्स 0 है, अगर कुछ वेक्टर्स 0 है इसका मतलब वो डिपेंडेंसी शो करेगा, तो वो डिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट यानी वेक्टर का 0 हमेशा 0 जो है, 0 इज ऑलवेज अ डिपेंडेंट वेक्टर, है ना। या मल्टीपल हो गए वेक्टर्स तो वो भी डिपेंडेंसी में आते हैं, वो भी डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, हम अपनी जो हमारे पास जो किसी भी आदमी के पास, किसी भी मनुष्य के पास या किसी भी जानवर के पास वो डिपेंडेंट है, इसका पता ऐसे चलता है कि हमारे जो, हम ये नहीं कह सकते कि हम इंडिपेंडेंट हैं। देखिएगा हमारे पास जो भी गुण आ रखे हैं वो इनहेरिट हो रखे हैं हमारी प्रीवियस हमारे पेरेंट्स से। तो पेरेंट सेल है वहाँ और उनसे हम पे वही गुण आते हैं, तो हम उन पर डिपेंडेंट हैं, है ना। लेकिन किसी चीज़ को समझाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कहीं पर डिपेंडेंसी भी बताई जा सकती है और वो भी इंडिपेंडेंट भी बताया जा सकता है। खैर छोड़िए, नेक्स्ट चलिएगा। एक नोट करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं और सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं एंड बोथ आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। सपोज लेट, हम वेक्टर का नाम लिख देते हैं, लेट A एंड B आर टू, B लिख देता हूं, B टू नॉन जीरो वेक्टर्स। मैंने वर्ड नॉन जीरो वेक्टर्स लिख दिया, है ना। नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स, नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स। दो नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स हैं एंड x एंड y आर टू स्केलर्स। ये दो स्केलर्स हैं such that ax अब वेक्टर है, चाहे आगे ही लिख लो, चलो XA प्लस YB, ये दो वेक्टर है, इज इक्वल टू 0। देन X विल बी 0 और Y विल बी 0। सपोज ये नॉन कॉलिनियर, अगर हमारे पास ये दे रखा है कि भाई A और B दो नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर हैं और ऐसी कंडीशन दे रखी है, तो इसका मतलब X एंड Y, X 0 होगा, Y 0 होगा, यानी नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर है। इट मीन्स नॉन कॉलिनियर वेक्टर है, इट मीन्स ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। देखिए कॉलिनियर के साथ मैंने पैरेलल का वर्ड इस्तेमाल किया था। पैरेलल माने एक दूसरे से डिपेंड करना, वो दोनों लाइनें सेम हो जाएंगी, तो यहाँ पर ऐसा वर्ड हमने इस्तेमाल किया। देखिए अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको दिखाता हूँ, सपोज मैं अपने दो वेक्टर की बात करता हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा नॉन कॉलिनियर, अब मैं कॉलिनियर की बात करता हूँ। सपोज मेरा वेक्टर A कॉलिनियर बता रहा हूँ मैं आपको, तो देखिएगा ये स्केलर क्वांटिटी 0 नहीं होने की। देखिए कैसे, ये I मैंने लिखा I, चलिए नॉन कॉलिनियर ही लिख लेते हैं, J, P वेक्टर है, नॉन कॉलिनियर है, I प्लस 5J। मैं सच दैट इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। देखिए X इंटू A I प्लस J,
y इंटू बी आई प्लस 5j इज इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है देन x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। चेक करके देखते हैं, x प्लस वाई आई प्लस x प्लस 5y जी इज इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए, यहां 0 नहीं है, दिस इज कंपेयर कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लाइन है, होमोजीनियस है तो यहाँ पे ऑलवेज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये नहीं कह सकते कि नॉन होमोजीनियस में तो इनकंसिस्टेंट कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज कंसिस्टेंट। इस सिस्टम का या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या नॉन ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी x और y दोनों की वैल्यू 0 हो जाएंगे, नॉन ट्रिवियल माने इट हैज़ इनफाइनाइट मेनी वैल्यू। तो देखिएगा ये दोनों जो हमने नॉन कॉलिनियर हमने लाइनें ली थी, देखिए इस तरह से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने का तरीका है, आप डायरेक्ट ऐसे माइनस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज -4y इज इक्वल टू 0, इट मीन्स y मस्ट बी 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई। किसी में भी पुट कीजिए तो x भी 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो इस तरह से ये दोनों नॉन कॉलिनियर थी, इसलिए ये 0 हो गया। सपोज अगर ये दोनों पैरेलल होती तो क्या कंडीशन होता, a i प्लस j होता, b 2i प्लस 2j होता सपोज। तो क्या कंडीशन आती, तब ये कंडीशन होती भैया x इज इक्वल टू i प्लस j होता प्लस y इंटू 2i प्लस 2j होता, और यहाँ 0i प्लस 0j होता। x इंटू x प्लस 2y लिखते हैं, ये i हो जाता। यहाँ पर x प्लस 2y लिखते और ये j हो जाता, और यहाँ 0i प्लस 0j हो जाता। हमारे पास जो इक्वेशंस बनती x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 होता, और अगली भी x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 होता, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 हो जाता। यहाँ पे y फ्री वेरिएबल है, y की कुछ भी वैल्यू असाइन करेंगे तो लेट y इज 1 तो x इज -2, तो ये 0 ना होता। यानी जब ये कॉलिनियर होंगे, नॉन कॉलिनियर लाइंस होंगी, तो देन इट मस्ट स्केलर क्वांटिटी मस्ट बी 0। तो स्केलर देन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास दो नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर हैं, तो अगर इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन कहीं बना है तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। सीधा सीधा ये हमारे पास पॉइंट है, ये इस तरह से हम लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, कहीं लिखा हुआ आ जाता है तो हमको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा बहुत जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास तो कुछ इस तरह के होंगे जो आपको मतलब जिनमें आपको समय नहीं लगाना। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है इसी तरह से एक दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं। इफ अब हम कोप्लेनर वाला पॉइंट लेते हैं। इफ ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर, आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ये हमने नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लिए इस तरह से। एंड x y एंड z आर स्केलर्स, ये स्केलर क्वांटिटी है सच
such that XA plus YB plus ZC is equal to 0, then X is equal to Y is equal to Z is equal to 0. सेम कंडीशन जैसे उसमें थी ऐसे यहाँ पर ये नॉन कोप्लेनर है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर इस तरह का कहीं रिलेशन हो तो एक्स वाई एंड जेड, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो जाएगा और सब की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ये हमारे पास कंडीशन थी उसकी। देखिएगा नेक्स्ट लिखिएगा, इफ ए बी सी if ABC, A, B and C, देखिए मैंने इनके ऊपर बार लगा दिया, इट मीन्स ये वेक्टर है P R 3 है तो 3 लिख दिया। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। एनी वेक्टर R can be uniquely expressed as R इज इक्वल टू स्केलर लीजिएगा x a वेक्टर, y b वेक्टर, z c वेक्टर। ये x y एंड z स्केलर, दीज आर स्केलर्स। इस तरह से हम इस पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है DC, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन, DCs इसे बोलते हैं, DCs डायरेक्शन कोसाइंस। देखिएगा, इफ एल्फा बीटा एंड गामा, ये जो है लेट करके लिखिएगा, लेट एल्फा बीटा गामा बी द एंगल be the angle which with OP makes with किन के साथ, makes with coordinate axis, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अल्फा बीटा गामा जो एंगल बन रहे हैं किसके साथ, ओपी एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, एक पॉइंट है, ये अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ एंड गामा एंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी जेड एक्सिस के साथ बना रही है। देन अगर हमें डीसीज डिनोट करने हो तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये r क्या है, y इज इक्वल टू, ठीक है, थीटा का मतलब अल्फा हो गया यहाँ पे, y इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, ठीक है, यार क्या लिख रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू आर कॉस बीटा एंड
z इज इक्वल टू आर कॉस गामा, ये कोसाइन एंगल बना रहे हैं। ये x इज इक्वल टू, दीज आर नोन एज डीसीज, तो इनको हम डीसीज से कहते हैं, वेयर OP जो है वो R है, OP इज R। यहाँ OP लिखा था, ये अल्फा एंगल OP के साथ बना रहे हैं, बीटा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, यानी OP एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, अल्फा एंगल यानी x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल, z एक्सिस के साथ गामा एंगल। तो x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, y इज इक्वल टू आर साइन अल्फा एंड z इज इक्वल टू दिस, ये इस तरह से। तो दीज x y z को हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, जो हमने लिखा आर कॉस अल्फा, y इज आर, एंड यहाँ पे जो नोट करके लिखने वाली बात है, इस पे कल हम डिस्कशन करेंगे, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये तो अब देखिए, यूजुअली जो हम x cos x इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा लिख रहे हैं, इसको हम लिखते हैं आर एल, वाई इज इक्वल टू आर साइन एल्फा लिख रहे हैं, ओ सॉरी फिर गड़बड़ हो रहा है, कॉस बीटा लिख रहे हैं, इसे लिखते हैं एम आर, एंड जेड इज इक्वल टू आर कॉस गामा लिख रहे हैं, तो इसे लिखेंगे आर एन। ये कुछ इस तरह की नोटेशन है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। यहां पर क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये हमारे नोटेशंस हैं यहाँ पे। नेक्स्ट फिर हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे डीसी से रिलेटेड, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो पूछा जाएगा आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड, तो फिर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।